नमस्कार। टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सीधी बात माननी के साथ। इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं बिंद्रानवागढ़ के कांग्रेस के विधायक जनक राम ध्रुव, जो कांग्रेस आदिवासी समाज के भी अध्यक्ष हैं और काफी संघर्षों के बाद राजनीति में आए 2013 में और काफी संघर्षों के बाद चुनाव जीता। बिंद्रानवागढ़ जैसे क्षेत्र जो बहुत बृहद जटिल क्षेत्र कह सकते हैं, चाहे वो सुपर बेड़े की समस्या हो, चाहे वो आदिवासियों के हित की समस्या हो या मूलभूत की समस्या हो, जल जंगल की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो नक्सलवाद जैसे समस्या हो, लगातार ये क्षेत्र जूझ रहा है पिछले 3 दशकों से। उस क्षेत्र से, बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र से जनक राम ध्रुव हमसे जुड़े हैं। जनक राम जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी जनक राम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, चूंकि आप आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस से और 2013 में आपने चुनाव भी लड़ा था। 2013 में ही आपने मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि दर्शक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये इन्होंने सरकारी अपनी शिक्षक भी थे सरकारी। इन्होंने 2013 में त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ा था। हालांकि उस समय इन्हें कामयाबी हासिल नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर से लगातार 10 साल तक ये प्रयासरत रहे और उसके बाद विधायक बने। निश्चित रूप से हालांकि इस वक्त भाजपा का शासन है और कांग्रेस विपक्ष में है। तो मैं जनक राम जी आपसे ये भी थोड़ा सा समझना चाहूंगा, चूंकि आप आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि भाजपा ने एक बड़ा दांव खेलते हुए आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री यहां पर प्रदेश में बनाया और लगातार ये पिछले 15 साल से ये चल रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आप लोग की मांग रही है पूरे समाज की, तो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बना दिया गया है। क्या लगता है कितना हित हो पाएगा आदिवासी समाज का? जी देखिए, मैं जिस हिसाब से मैं संघर्ष करके और वर्तमान में जो अभी विधायक बन के आया हूं बिंद्रानवागढ़ से, निश्चित रूप से ये बहुत ही संघर्ष में यहाँ तक पहुंचना संघर्षमय समय रहा है और लगातार विपक्ष में रहते रहते, पिछली बार सत्ता भी रही तब भी लगातार क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के हम लोग काम करते रहे और आज भाजपा की सरकार बने हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री में कितना अच्छा काम हो रहा करके बोल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इनका परंपरा भी रहा है भाजपा के लोगों का। पिछले 2013 से लेकर के 2018 तक भाजपा के जितने भी मंत्री भी रहे हैं, चाहे सांसद भी रहे हैं, उनके हिसाब से तो सत्ता नहीं चली है। आज देश के सबसे सर्वोच्च शिखर पर राष्ट्रपति जी बैठी हुई है, लेकिन क्या राष्ट्रपति को जिस जगह में वेटेज मिलना चाहिए उस जगह में वेटेज नहीं मिल रहा। जैसे संसद जैसे जगह उद्घाटन में उसको आमंत्रित नहीं करना, तो मैं नहीं समझता कि भाजपा के पार्टी में मुख्यमंत्री आदिवासी बना है तो उतना कारगर साबित आदिवासियों के लिए होगा। आप लोगों के लिए तो बड़ी बात है, क्योंकि देखो पिछले 15 सालों से जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, क्योंकि पूरा हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, आदिवासियों का प्रदेश है और आदिवासियों की ज्यादा सीटें हैं प्रदेश में। निश्चित रूप से आप लोग लास्ट टाइम पे बात करें तो कांग्रेस 30 सीट लेके आई थी, इस बार 19 हो गई, कम हो गई आप लोग की समाज की। निश्चित रूप से भाजपा जो है वो 11 है, तो अभी भाजपा अभी शासन में है, 54 सीट के साथ में आई है। तो उसके बाद भी एक बड़ा कामयाबी इसको कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि एक आदिवासी प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है। अब तो आप लोगों ने काफी आंदोलन किया भी था, आप लोग ने आंदोलन किया था कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए, आदिवासियों की हित की बातें हों। पूरे प्रदेश की हम बात करते हैं, चूंकि आप तो विधायक भी हैं और आपकी भी सरकार रही पिछले 5 साल। आप लोगों ने कितना किया और आप लोग भी तो मांगे थी इस सब चीजों को लेकर? जी निश्चित रूप से हमारी सरकार जब बनी थी 2018 में, तो आदिवासियों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए, चाहे वो वनांचल क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे 4 चिरौंजी, इमली ऐसे जगह जो वनोपज है, वैसे वनोपज के इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे रिपा जैसे कार्य योजना लाए हैं। यहाँ तक कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में जो जमीन अधिग्रहण हो गए थे, ऐसे जगहों में जमीन वापसी की बात की है। इसके अलावा हमारे आदिवासी अंचल में बस्तर और सरगुजा में काफी बेरोजगार आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए काफी विज्ञापन निकाले और वो देखने को मिला है। और इस सरकार में देखो, झूठ बोल करके
और लोगों को गुमराह करके आए हैं, तो मैं नहीं समझता कि काम कर पाएगा। चलिए, तो मैं आप चूंकि अभी विधायक भी बनकर आए हैं और आप काफी संघर्ष भी रहा आपका जो राजनीतिक जीवन, आप शिक्षक थे और शिक्षक से अचानक कैसे राजनीति में आना हुआ आपका? निश्चित रूप से मेरा परिवार ही कांग्रेसी रहा है और मैं शुरू से ही सोचता रहा कि सत्ता की जो चाबी है सत्ता से खुलती है, हर जगह की चाबी जो है सत्ता से खुलती है। तो मैं सोचा था, पढ़ाई किया बहुत, प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल स्कूल में गांव से दूर जाना, पैदल जाना पड़ा। उस समय जो जीवन स्तर बहुत कठिन रहता था, जस्ट अपोजिट हो गया। जीवन स्तर अभी बहुत भौतिक सुख सुविधा से बहुत अच्छे आगे हो गए, लेकिन जीवन कम हो गया। और उस समय जीवन लांग था, लंबा लोग जीते थे, लेकिन जीवन शैली वैसी थी। तो वहां से लेकर के मैं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, भाटापारा से पढ़ाई करने के बाद कॉलेज करने में रायपुर आया। रायपुर में पढ़ाई करके मैं अविभाजित मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला में भी डीपीएड करने भी गया। वहां से आने के बाद में व्यायाम शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। फिर उसके बाद में खेल अधिकारी के रूप में मैं काम किया और इस बीच में समाज के प्रति मैं निष्ठा के साथ काम करता था, क्योंकि मेरा एक मकसद था, जिस समाज से मैं पैदा हुआ हूं तो निश्चित रूप से उस समाज का काम आऊं। और इसी उद्देश्य को लेकर के सबसे पहले पारिवारिक बैकग्राउंड को मैंने पारिवारिक रूप से सुधारने की कोशिश किया। सबको पढ़ाने लिखाने का, हमारे जो परिवार है, भाई है, भतीजा है, भांजा है, ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा दिला करके उसको सही जगह में पहुंचाने का काम किया। और उसी बीच में मैं खेल अधिकारी के रूप में धमतरी जिला में और गरियाबंद जिला में आया। लगातार नौकरी जरूर करता था, लेकिन पार्ट टाइम में राजनीति से जुड़ा रहता था। और इसी के चलते सामाजिक बैकग्राउंड के कारण से ही मैं समाज का, इस रायपुर जिला का, जिस समय गरियाबंद और बलौदाबाजार जिला ज्वाइंट था, उस समय 10 साल तक आदिवासी समाज का अध्यक्ष भी निरोध हुआ करता था, जिसके चलते यहाँ के वरिष्ठ नेताओं का और केंद्रीय नेताओं का मुझे 2013 में कांग्रेस से टिकट इस बिंद्रानवगढ़ में भी दिया। और लेकिन उस समय अब नए होने के कारण से पराजय का सामना करना पड़ा। जब से मैं पराजय हुआ तो मैं ठान लिया, अब्राहम लिंकन का पढ़ाई किया, उसके हिस्ट्री का पढ़ाई देखा, अम्बेडकर का उसका हिस्ट्री देखा, तो निश्चित रूप से संघर्ष करने पर सफलता जरूर मिलेगी। और उसी उद्देश्य के साथ लगातार 10 साल तक उस क्षेत्र में बना रहा। यहाँ तक कि तो मेरे परिवार को नजरअंदाज कर दिया, देखता ही नहीं था मैं। 24 घंटा उस बिंद्रानवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर गरीब मजदूर किसान के बीच में जाने का काम, वहाँ के लोगों के साथ मिलने का काम, उसके हर दुख सुख में पहुंचने का काम, साथ ही साथ उस क्षेत्र का जो प्रमुख मुद्दा है सुपेबेड़ा जैसे, जहाँ पे किडनी प्रभावित लोग है, उसको उठाने का काम, वहाँ के मूलभूत सुविधा को उठाने का काम लगातार संघर्ष करते रहा। और फिर हमारी पार्टी ने 2023 में फिर से टिकट दिया, जिसमें सब आशीर्वाद, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का आशीर्वाद, हमारे युवा ऊर्जावान और हमारे माताओं का, उस क्षेत्र के हमारे सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिला। तब कहीं यहाँ पे जो प्रदेश का सबसे बड़ा पंचायत होता है, उस जगह में मुझे पहुंचने का अवसर। मैं आपसे अभी ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बिंद्रानवगढ़ काफी बड़ा क्षेत्र है, लगभग 180-200 किलोमीटर का एक लंबा सफर है और पूरा बड़ा एक जल जंगल जमीन वाला पूरा क्षेत्र है। आदिवासी उस क्षेत्र में जल जंगल जमीन की लड़ाई लगातार लड़ते आई है, लेकिन उस क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, यहाँ तक उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक भी, जनता भी काफी परेशान है। बहुत सारी समस्याएं बहुत है। हम अगर देखें 2 दशकों से हम नया छत्तीसगढ़ राज्य बना है, 25 साल 24 साल के आसपास हो गए, लेकिन उस क्षेत्र में आज भी विकास कहीं नजर नहीं आती है। ऐसा क्यों? निश्चित रूप से उसका कारण एक है कि अविभाजित रायपुर जिला का हिस्सा रहा है, और जिसके कारण से जो भी विकास होता था या मध्य प्रदेश के समय में जो काम होता था, वो रायपुर के इर्द गिर्द या मैदानी क्षेत्र में हो जाता था। बजट तो ढेर सारी आए। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो चाहूंगा कि जो भी जनप्रतिनिधि रहे वो उस तरफ ध्यान देने के बजाय मैदानी क्षेत्र में ध्यान देते थे।
जहां कमार, भुंजिया, विशेष पिछड़ी जनजाति, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी लोग रहते हैं। आज उस क्षेत्र में आप देखेंगे कि अमीर धरती के गरीब लोग वहीं चरितार्थ होता है, जहां हीरा का खदान है, जहां अलेक्जेंडर का खदान है। और ऐसे जगहों में इतना विकास कार्य के लिए बजट विश्व बैंक से और राष्ट्रीय स्तर से यहाँ पे आया है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर उतना राशि से रायपुर से अगर जगदलपुर तक कांच के रोड बना दिए होते ना तो पैसा बच जाता। इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया, लेकिन दुर्भाग्य उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। उसका कारण वही है कि रायपुर का काफी दूरी होना और प्रशासनिक जो अमला है वहां तक नहीं पहुंचना, यह मैं समझता हूं, जिसके कारण से आज भी मूलभूत सुविधा से काफी दूर है। अब तो जिला बने लगभग 15 साल के आसपास होने जा रहे हैं जी। उन 15 साल में भी अगर जिला बनने के बाद जिला मुख्यालय भी बन गए हैं, गरियाबंद को मुख्यालय बनाया गया है, बिंद्रागढ़, नवागढ़ एक बहुत छोटा सा क्षेत्र जो राजाओं का गढ़ भी रहा करता था, आदिवासी पूरा ग्रामीण क्षेत्र, आज भी रोड की जो समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, लोगों को आवाजाही की बड़ी असुविधा होती है, पानी की समस्या है, मूलभूत सुविधा तो काफी देखते हैं। क्या देखते हैं कि आप अभी विधायक बने तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे सबसे पहले वहां पे क्या काम कराना चाहिए? निश्चित रूप से सबसे पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। हमारी सरकार ने बिजली का 132 जो काफी पुरानी मांग था उस मांग को पूरा किया, जिसके कारण से आज मैनपुर और देवभोग में जहां बिजली नहीं के बराबर होते थे उस जगह में आज बिजली सभी क्षेत्रों में, गांव के अंतिम क्षेत्र में पहुंच चुके। हालांकि उतना पर्याप्त बिजली मैं नहीं समझता, लेकिन जो पहले बिजली नहीं होते थे, आज भी मैं बता दूं कि मैनपुर का 40 जो गांव है जो अभ्यारण्य क्षेत्र से घिरा हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के नाम से, वहां उसके नाम से आज 40 गांव भी बिजली विहीन है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन अपेक्षाकृत पहले का अपेक्षा काफी सुधार हो रहा है। जिला मुख्यालय बनने के बाद, गरियाबंद जिला बनने के बाद दूरांचल में आज भी मूलभूत सुविधा से काफी हम दूर हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रशासनिक रूप से ठीक हो रहा है शासन की तरफ से, चाहे कांग्रेस की सरकार रहा हो। और उस समय हमारे बीच में जो 13 से लेकर के 18 तक हमने खूब लड़ाई किया, चाहे बिजली के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो और स्कूल के लिए। कई जगह ऐसे हैं आज भी स्कूल जो है वहां बिना शिक्षक विहीन लोग हैं। मैं बताया था अभी विधानसभा सत्र के दौरान 6 ऐसे स्कूल पाया गया, प्राथमिक हाई स्कूल, जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। कई ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे एक भी, वहां पे नर्सेज या जो एनएमए पोस्ट होता है वहां एक भी नहीं, दूर चलना पड़ता है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जिसको इलाज के लिए काफी दूर पैदल चल के या खाट में उठा के लाना पड़ता है। निश्चित रूप से आने वाला समय में उस लड़ाई को, मूलभूत सुविधा को दिलाने के लिए लोगों के बीच की जा करके उसके समस्या को समझ करके आने वाला समय में एक सुविधा दिलाने का काम करेंगे, लोगों को मूलभूत सुविधा दिलाने का काम करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरे देश भर में पूरा मामला आया था सुपाबेड़ा का, जहां पर आए दिन पूरे परिवार पानी की समस्या से, पूरा परिवार गांव का गांव ही उस सुपाबेड़ा क्षेत्र में लगभग 150 के आसपास, 135 से 150 के बीच, 135 के आसपास के बीच अब तक मौत हो चुकी है, सिर्फ ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वहां पे सरकार भी लगातार, पिछले बार की बात करें कांग्रेस ने भी काफी वहां पर प्रयास किया, स्वास्थ्य मंत्री भी गए थे, भाजपा की सरकार जब थी उस समय भी वहां पे गए थे। वहां पे ऐसी क्या समस्या है कि अब तक वहां पर जो दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, पिछले 2008 से उस बीमारी के लोगों के जान नजर में आया और तब से लेकर के आज हम आंकड़ा निकाले तो समथिंग 135 लोगों की जान गंवा चुकी है और लगभग अभी भी कुछ लोग अभी भी बीमार पड़े हुए हैं इस बीमारी से। और मुख्य वजह जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि पानी के कारण से अधिकतर लोग इस प्रकार से इस बीमारी से जान गंवा रहे हैं, तो उसके लिए हमने 2013 में खूब हमने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से शासन को, उस समय भाजपा के शासन थे, उस समय ध्यान आकर्षित किए थे और लगातार उस समय से लेकर के आज तक उस गांव को बारे में जो समस्या है उस समस्या को लेकर के निरंतर जारी है। आज भी हम देखेंगे तो जो पानी की सुविधा होना चाहिए
काफी कुछ तक हमारी सरकार जो थी वहाँ पे सुविधा दिलाने का काम किया था, लेकिन कोरोना काल 2 साल रहा और उसके बाद 3 साल हमारी सरकार को काम करने का अवसर मिला। उस समय में जो होना चाहिए था, हालांकि उस समय का तत्कालिक हमारे स्वास्थ्य मंत्री और पीएचई मंत्री साथ गए हुए थे दौरे में, और जितना आश्वासन दिए थे, प्रोजेक्ट बनाए थे, उसमें कुछ बाकी रह गया। विशेष करके पानी वाला प्रोजेक्ट बाकी रह गया। स्वास्थ्य का तो मामला थोड़ा ठीक हो गया है। और अभी अभी हमने विधानसभा में बात उठाई थी, और हमने बात उठाई उसी तत्काल वर्तमान सरकार ने हमारी वहाँ आवाज को सुने और वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था भी की है। पानी की बात रही तो पानी जो तेल नदी है, उस तेल नदी में जब तक हम स्टाफ डैम नहीं बनाएंगे तब तक वहां से पानी ले जाना संभव नहीं है। वो काम थोड़ा सा लंबित बड़ा काम है, और उस पर हम निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारी मांग प्रमुखता से रहेगी, ताकि लोगों को वहां पे शुद्ध जल मिल सके। आज भी छत्तीसगढ़ एक ऐसा जगह है जहां पर लोगों को शुद्ध जल, पेयजल नहीं मिल पा रही है। 20 साल 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को नया राज्य बने हुए। ये हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ा गंभीर विषय है कि हम आज तक लोगों को साफ पानी की व्यवस्था नहीं करा पाए। बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकार हो, चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की, दावे जरूर किए, लेकिन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। ये अभी हम इस पूरे विषय पे विधायक महोदय से भी सुन रहे थे, जो क्षेत्र की सुपाबेड़ा का मामला, जहाँ पे लगातार 135 लोगों के परिवार मौत के काल में समा चुके हैं और अभी भी काफी लोग बीमार हैं। उसके बाद भी ना वहां के प्रशासन ना ही प्रदेश की सरकार नहीं सुन पा रही। अब चूंकि प्रदेश में आदिवासी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं समाज, चूंकि उस पूरा क्षेत्र आदिवासियों का भी है, अभी देखते हैं कि अब इस वर्तमान में देखेंगे इन 5 सालों में सुपाबेड़ा में क्या हो पाता है। क्या लगता है कि अभी और क्या करना बाकी वहां पर सुपाबेड़ा में? आप पानी का स्टाफ डैम बना करके वहां से पंप लगा करके, बड़ा टंकी भी तो काफी बड़ा बन गया था वहां पर, काफी बड़ा बन गया, लेकिन मशीन नहीं लगी है, जिसके कारण से जो दूरियां हैं वहां ले जाना संभव नहीं हो पा रहा है। और वर्तमान में जहाँ पे नलकूप अभी है उसी से पानी ले रहे हैं। अभी क्या आखिर समस्या क्या होती है? जब बीमारी होती तो किस तरह की दिक्कतें होती है वहां पर? पानी के कारण से बीमारियां हैं, और मैं समझता हूँ उसके कारण और है शरीर बताते हैं कि वो मतलब ठीक से नहीं बन पाता, या धीरे धीरे शरीर जो है वो जाम हो जाता है। जी जी, जो नली है उसमें जाम हो जाता है, लालिमापन का जो है अतड़ी है जी, उसमें जाम हो जाता है, और वही फिर किडनी में इफेक्ट करता है। किडनी से अधिकांश किडनी की बीमारी से प्रभावित होकर लोगों की मौत हो रही है। कई परिवार इसमें समा गए हैं। तो इसके लिए काफी डॉक्टरों की टीम लगातार वहां पर मॉनिटरिंग भी कर रही थी, सर्वे भी लगाया, बहुत सारी तमाम चीजें हुई थी वहां पे तो रहते भी काफी सारे डॉक्टर्स थे बीच में, तो काफी ऐसा चल रहा था। वर्तमान में हमारे एक डॉक्टर वहां पे उपस्थित किए हैं। इसके पहले नर्स के माध्यम से चल रही थी काम, और जो वहां पे जो होना चाहिए सुविधा वो पर्याप्त सीधा नहीं है। कई लोगों के यहाँ से मेकाहारा भी लाए हुए थे, लेकिन लोग बाग यहाँ रहना नहीं चाहते, स्थानीय यहाँ पे इलाज कराना चाहते हैं, अधिकतर ज्यादा देवभोग में, लेकिन देवभोग उतना अभी सुटेबल जगह नहीं हो पा रहा जिसका समुचित इलाज हो सके। निश्चित रूप से एक बड़ा गंभीर विषय है ये सब चीजें। एक क्षेत्र की हम बात भी करें तो बड़ी एक गंभीर विषय, वहां पे नक्सलवाद की बड़ी समस्या है। आए दिन बड़ी घटनाएं होती रहती है। हाल ही में और अभी चुनाव के समय भी एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें से एक जवान की शहीद हो गए थे। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती है। अभी तक से उस क्षेत्र में, क्योंकि पहले नहीं था बहुत ज्यादा, अभी बढ़ा बहुत ज्यादा, सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि आप तो उस क्षेत्र के काफी समय से भी काम कर रहे हैं। जी देखिए, पिछले 2008 से देखा जाए तो काफी उसमें सेंसिटिव क्षेत्र में काफी वारदात हुआ, लोग बाग यहाँ से वहां जा भी नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार पिछले 2018 में आई थी, उस समय कुछ कमी महसूस हुआ, और आने वाला भी 2023 का जब चुनाव हुआ तो फिर से वहां पे वारदात हुए हैं। नवंबर को, उस दिन भी हमारे घर से महज 10 किलोमीटर दूर पर इस प्रकार से घटना हुई, जिसके कारण से हमारे तिब्बत पुलिस का जवान को शहीद होना पड़ा। और मैं समझता हूं इस पर सरकार को विशेष ध्यान
देने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसे जगह, ऐसे कई क्षेत्र हैं मैनपुर का ब्लॉक का विशेष करके, जहाँ हम जा भी नहीं सकते आज के डेट में, और जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, पर्याप्त सुरक्षा की भी जरूरत पड़ती है, जिसके कारण से हम मतदाताओं के पास, जो हमारे मतदाता हैं, उस मतदाता के दुख सुख को पूछने के लिए भी नहीं जा पाते। तो निश्चित रूप से इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारा मांग भी है कि आपके माध्यम से कि उस मैनपुर ब्लॉक का जो भी है क्षेत्र है या गरियाबंद ब्लॉक का क्षेत्र है, उस पर विशेष ध्यान दे करके लोगों को आम चैन जीने का कम से कम सहारा दे, ताकि लोगों भी सामान्य रूप से कहीं इधर से उधर जा सके। ऐसी क्या वजह मानते हैं कि उस क्षेत्र में लगातार नक्सलवाद पनपता रहा? अब देखो, नक्सलवाद का कोई ये नहीं है, इरादा क्या है उनका वही जाने, लेकिन इस पर तो सरकार को, शासन को ध्यान देने की जरूरत है। आपकी सरकार भी थी? हमारी सरकार में बहुत हद तक काफी कम हुई थी, वारदात देखने को नहीं मिला वहां पे, लेकिन जैसे सरकार बदली, फिर से उस प्रकार की घटना और उस प्रकार के चहल पहल चलना शुरू हो गई। तो क्या ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आप लोग रहते तो नहीं होती और भाजपा आती तो हो जाता है? ऐसे क्या होता है? अब इस पर जो सर्च करने की जरूरत है, इस पर हमको सबको चिंतन करने की जरूरत, आखिर इस प्रकार की घटना क्यों होती है, इस पर हम सब लोगों को सोचने का मजबूर कर देते हैं। और विशेष करके मैं देखूं, जैसे ही बस्तर तरफ जैसे आक्रामक होते हैं, तो बस्तर से लगा हुआ है, इधर पनाह ले लेते हैं, ये भी एक बड़ा मामला होता है। उड़ीसा क्षेत्र भी पूरा लगा हुआ है। उड़ीसा से जो आमामोर ओढ़ का जो है सोना बेड़ा का क्षेत्र है, उससे लेकर के आप राजा खरियार से लेकर के आप देखेंगे तो पूरा लाइन रायगढ़ उधर उड़ीसा से होते हुए सीधा मलकानगिरी तक चली जाती है। तो निश्चित रूप से इस पर शासन को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में तो उस क्षेत्र का विकास ही नहीं हो पाएगा जब आप लोग पहुंच नहीं पाओगे, या प्रशासन की जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाएगी, तो फिर कैसे होगा ऐसे में विकास उस क्षेत्र में? हमारी मांग भी है इस पर कि ऐसे जगहों में शासन के विभिन्न विभाग के अधिकारी हैं और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के साथ जाए और वहाँ के विकास को गति दें। और इसी के तहत हमने पिछले विधानसभा में भी हमने बात रखी थी कि हमारे यहाँ जो आज भी 40 गांव हैं जहाँ पे बिजली नहीं लगी है, कई ऐसे गांव हैं जहाँ कृषि का कार्य बहुत कम है और जिसके कारण से वन संग्रहण पर ही आश्रित है। वन संग्रहण पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा कई आपत्तियां लगा दी जाती, जिसके कारण से बेरोजगार हो जाते हैं और बेरोजगार होने के कारण से जीवन यापन के लिए अन्य प्रदेशों में उनको जाना पड़ता है। तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो इस पर अब शासन को गंभीरता होना चाहिए। मैनपुर क्षेत्र की बात करें, चूंकि वो भी आपका क्षेत्र आता है और एक बड़ा क्षेत्र है जो हीरो के खदानों के नाम से काफी विख्यात है, प्रसिद्ध है। लगातार वहां पर उत्खनन का कार्य अवैध रूप से जारी है। उस क्षेत्रों में की सुरक्षा व्यवस्था जरूर रखी गई है, लेकिन उस क्षेत्र में इतने हीरे के भंडार या अलेक्जेंडर जो है उसके भंडार होने के बावजूद भी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। आखिर क्या वजह मानते हैं? निश्चित रूप से मैं शुरू में उसी को बताया, अमीर धरती के गरीब लोग हैं, जहां बहुमूल्य कीमती धातु है। और ऑस्ट्रेलिया का डीवर्ड जैसे कंपनी लिए थे और कालगुल्ली कुलगाल्डी के जो हीरा खदान है उससे कहीं बहुमूल्य उच्च क्वालिटी का यहाँ का हीरा का खदान है। मैं समझता हूँ अगर कहीं उसका उत्खनन करके उसका दोहन करके अगर हम उसका उपयोग करें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का तो क्या पूरा देश का कायाकल्प हो जाएगा। और इसी कारण बता रहा हूँ कि उस क्षेत्र में आज भी बिजली का अभाव है और वहां जाना पिछले कई सालों से, यानी लगभग 15 सालों से जो सुरक्षा व्यवस्था सरकार द्वारा लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। वो सेंसिटिव क्षेत्र होने कारण और हमला भी हुआ था, जिसके कारण से पीछे बैक होना पड़ा शासन को और आज वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।
वहाँ जाने का साधन नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है। हालांकि हम लोग वहाँ के लोग जो रहते हैं उनके पास हम लोग नदी क्रॉस करके और मोटरसाइकिल और गाड़ी को पहले खाली करके हम लोग नदी क्रॉस करके जाते हैं उनके दुख सुख में। लेकिन वहाँ पे शासन को सुविधा देने की बात है, मूलभूत सुविधा जिसमें बिजली है, पानी है, रोड है, तो जिसके कारण से वहाँ पे नहीं हो पा रहा। हम चाहेंगे कि आने वाला समय में वहाँ का दोहन हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही साथ प्रदेश का और देश का भी विकास होगा। बिल्कुल, आप चैनल के माध्यम से बिल्कुल एक बार प्रशासन को बोल सकते हैं, शासन को बोल सकते हैं कि आपको जो आप टीवी 24 की तरफ की चैनल में बैठे हैं, आप टीवी 24 के दर्शक जो देख रहे हैं और टीवी 24 आपके जो समस्याओं की जरूर पहुंचाएगी वहां तक, तो आप जरूर एक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको जो वहां पे समस्या लगती है कि मुझे ये होना है, तो आप एक संदेश दे सकते हैं। जी, टीवी 24 की तरफ से। जी, मैं आप सबको बहुत आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो यहाँ पे आकर बुला करके मुझे जो मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में, मेरे जीवन के बारे में जो जानकारी ली, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आपके माध्यम से शासन प्रशासन को जो भी समस्या बताए हैं उस समस्या का सुझाव हो जाए तो और बड़ी अच्छी बात होगी, और आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र का साथ ही साथ प्रदेश का भी विकास हो, ऐसे मेरी मानना है। आपने बुलाया मुझे, आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासी, सांसद, प्रदेशवासियों के सामने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये जनकराम ध्रुव जी कांग्रेस से विधायक, प्रदेश कांग्रेस आदिवासी समाज के अध्यक्ष भी। निश्चित रूप से काफी संघर्षों के बाद इन्होंने क्षेत्र को दायित्व मिला है, विधायक बने हैं। बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र जो खासकर मूलभूत समस्याओं से आज भी जूझ रहा है, चाहे सुपा बेड़ा का मामला हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे जल जंगल जमीन की बातें हो, आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। निश्चित रूप से आने वाला 5 साल में सरकार किसी की भी हो, उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। निश्चित रूप से हम सबका दायित्व बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जगन्नाथ जी, हमसे जुड़े आप।